नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक्सक्रीशन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ होती है। एब्जॉर्प्शन रीड आउट कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन रीड आउट कर लिया है, मेटाबॉलिज्म रीड आउट कर लिया है। आप जाके चैनल पर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। एक्सक्रीशन हमारा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर का लास्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो हमने अभी पर्टिकुलर ड्रग मेटाबोलाइज करी, क्या करी हमने, ड्रग मेटाबोलाइज करी, मतलब कि ड्रग को इनएक्टिव किया। उस इनएक्टिव ड्रग को अब हम बॉडी से बाहर फेंक डालेंगे। बॉडी से बाहर जाने का यही तात्पर्य है कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे। सिंपल भाषा में समझा दिया। रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइज्ड ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये होगी आपकी टेक्निकल भाषा। अब चलो एमसीक्यूज पे देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, एक्सक्रीशन रेट डिपेंड्स अपॉन ब्लड फ्लो, जीएफआर, सिक्रीशन रेट और ऑल ऑफ दी अब। आंसर हमारे पास क्या रहेगा? आंसर हमारे पास रहेगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्यों है ऑल ऑफ दी अबव? चलिए चेकआउट कर लेते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सक्रीशन का जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है उसे समझा देता हूँ। एक्सक्रीशन में हमारी मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होती है, वो होती है किडनीज। कौन सी होती है? किडनीज। किडनीज में भी हमारे पास फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? एक फंक्शनल यूनिट जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला रहता है हमारा ग्लोमेरुलस में डिवाइड। किसमें? ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट रहेगा हमारा टिब्यूल्स में डिवाइडेड रहेगा। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सिक्रीशन में। ठीक है, ये तीन चीजें हमें क्लियर आउट हो गई। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास सबसे पहले बोवंस कैप्सूल होती है। क्या होती है यहाँ पे? बोवंस कैप्सूल। ठीक है, इसको मैं बी बोवंस कैप्सूल, बोवंस कैप्सूल है। तो इस बोवंस कैप्सूल में हमारे पास एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ब्लड आएगा। मेनली प्योरिफिकेशन किस चीज़ की हो रही है? ब्लड की। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड आया। ब्लड यहाँ पे आते ही जो भी ब्लड में अब मटेरियल, कई सारी चीज़ें होगी ब्लड में, कई सारी चीज़ें होगी। आयंस होगी, ठीक है, आपके प्रोटीन्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो गए। उनमें से जो आपको जो प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर का है, सबसे ज़्यादा आयनाइज नेचर का है, वो आपका बोवंस कैप्सूल से होते होते हमारा आ जाएगा टिब्यूल रीजन में। कौन से रीजन में आ जाएगा? टिब्यूलर रीजन में हमारे पास कवर आउट हो जाएगा। टिब्यूलर रीजन में आते ही हमारे पास कुछ इस तरीके के हमारे टिब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये टिब्यूल्स है, यहाँ पर भी इनके आसपास कैपिलरीज रहती है। क्या रहती है इनके आसपास? कैपिलरीज रहती है। ठीक है, कैपिलरीज को भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ इस तरीके की कैपिलरीज रहती है, या फिर ब्लड वेसल्स। मैं कैपिलरीज भी नहीं बोलूंगा, ब्लड वेसल्स बोल देता हूँ ताकि इजीली समझ आए। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, सबसे पहले तो इनका काम समझो। आपकी किडनी में जो भी चीज आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपकी बॉडी से बाहर जाए। सिर्फ और सिर्फ कुछ 1 to 2% मटेरियल ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, या फिर 10% मान के चलो मोटे मोटे तौर पे। अब यहाँ पर जो ये हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये जो भी टिब्यूल्स होते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आयंस हो गई, प्रोटीन्स हो गए, जैसे आयंस सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड आयन सॉरी, मैग्नीशियम आयन हो गया आपका, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कैल्शियम आयंस होगी। ये सब भी आती है ब्लड के थ्रू, लेकिन इनका एक्सक्रीशन नहीं होता है, ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। जैसे ही रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है, जो हमारा लास्ट में आयनिक मटेरियल रहता है वो रहता है ट्यूबुलर सिक्रीशन में जाता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के फेस में आते ही, लूप ऑफ एमले में आते ही वो चला जाता है सिक्रीटरी एरिया पे, और आपकी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में सिक्रीट आउट हो जाएगा। एमसीक्यू वीडियो है इसलिए जल्दी से समझाया है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, जो पहला प्रोसेस था ग्लोमेरुलर, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो जीएफआर भी डिपेंड करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी एक्सक्रीशन कैसी हो रही है, कितनी रेट पे हो रही है। दूसरा, हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ट्यूबुलर री
सिक्रीशन का होता है, रीसिक्रीशन नहीं, सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन का होता है। तो ये चीज़ें भी आपकी नोट डाउन होगी कि हाँ जी, इनकी वजह से भी हमारे पास सिक्रीशन या फिर एक्सक्रीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर एक्सक्रीशन का जो रेट है वो इन पे भी डिपेंड करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्राइमरी हम देखते हैं वो है ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा मटेरियल ही प्योरीफाई हो पाएगा, जितना कम ब्लड आएगा उतना कम मटेरियल प्योरीफाई हो पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऑल ऑफ दी अबव रखा है, क्योंकि ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है एक्सक्रीशन रेट, जीएफआर पे भी करता है और सिक्रीशन रेट पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक्सक्रीशन इज एसेंशियल फॉर रिमूवल ऑफ एक्टिव ड्रग, इंटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ इनएक्टिव ड्रग, बोथ ए एंड बी। देखिए, एक्टिव ड्रग का रिमूवल नहीं होता है क्योंकि हमें वो ड्रग अभी चाहिए, हमें वो अभी उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं किया है, अभी उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए हमें वो ड्रग चाहिए। तो इनएक्टिव ड्रग का तो करना है जी। और ड्रग अगर टॉक्सीफाई हो जाए, अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाए, तो हमें उसको इंटॉक्सीफाई भी करना है। तो बोथ ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? बोथ बी एंड सी। एक्टिव ड्रग की सिक्रीशन क्यों चाहिए? मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म जब भी होती है ड्रग की, तो वो ड्रग को आयनिक चेंज कर देती है और हाइड्रोफिलिक नेचर की बना देती है। तो हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। फेस वन रिएक्शन होता है, फेस टू रिएक्शंस होते हैं। फेस वन में हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस और डीसाइक्लाइजेशन आ जाती है। फेज टू में हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन आ जाती है। कौन सी रिएक्शन आ जाती है? कॉन्जुगेशन। अब आपने मान लो पर्टिकुलर ड्रग ली, उसने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया और वो लिवर में आके, मेनली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होगा, लिवर में आके फेज वन में जाती है। फेज वन में आते ही वो मतलब आयनिक बन जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। मान लो आपने ड्रग ही इनएक्टिव ली है, कि वो ड्रग एक्टिव ही तभी होगी जब उसे लिवर की कुछ एंजाइम्स मिलेगी, तभी वो एक्टिव होगी। तो वो कहाँ जाती है? वो फेस वन में जाएगी। फेस वन में जाके हमारी आयनिक या फिर एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगी। अब ये एक्टिव मेटाबोलाइट अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देके आएगा और बोलेगा कि चल यार, अब मेरा काम खत्म, पैसा हजम, चल मैं वापस से लिवर पास जाता हूँ। लिवर के पास वो फेज टू रिएक्शन में आएगा। फेज टू रिएक्शन में कॉन्जुगेशन होगी, फिर वो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ड्रग की, इनएक्टिव ड्रग की तो एक्सक्रीशन करनी है। ठीक है। इंटॉक्सिफिकेशन, इनटॉक्सिफिकेशन, अगर किसी भी ड्रग का टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, अगर उस ड्रग को बाहर निकालना है बॉडी से, तो उसको एक्सक्रीट करना होगा। एक्सक्रीट करने के लिए हमें वो बॉडी पहले तो उसे मेटाबोलाइज करवाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर रीजन हो गया। तो हमारे पास क्या है? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वीकली एसिडिक ड्रग्स आर फास्टर एक्सक्रीटेड इन एसिडिक यूरिन, बेसिक यूरिन, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, और नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का एक कंसेप्ट ले आओ। अब्जॉर्प्शन का एक कंसेप्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट था कि एसिडिक ड्रग सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही अब्जॉर्ब हो पाती है, क्योंकि वो वहां पे न्यूट्रलाइज नहीं होती है। ठीक है। अगर एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाती है तो वो अब्जॉर्व नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। सिमिलर हमारा बेसिक के साथ रहता है, बेस प्लस बेस अब्जॉर्प्शन होगी, बेस प्लस एसिड अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमें अब ये रिएक्शन, अगर हम यूरिन के केस में देखें, वीकली एसिडिक यूरिन आर एक्सक्रीटेड इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक यूरिन, नहीं जी, यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। एसिडिक और बेसिक दोनों में से एक तो कुछ होगा, एक तो कुछ ना कुछ होगा। तो एसिडिक ड्रग अगर हम बेसिक में कर दे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज होगी मतलब और ज्यादा आयनिक होगी, और ज्यादा आयनिक होगी मतलब उसकी जो एक्सक्रीशन रेट है वो फास्ट हो जाएगी। तो एसिडिक ड्रग बोला है तो बेसिक यूरिन आंसर है इसका, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ग्लोमेरुलस फिल्टर्स प्रोटीन बाउंड ड्रग, हाईली लिपोफिलिक ड्रग, नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग, या फिर ऑल ऑफ द। अब इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखो। अब इस एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस रीजन है, यहाँ पे कई सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। जरूरी नहीं, यहाँ से अगर मान लो 100 ml या फिर 10 ml ब्लड आया है, तो उसमें से 99.9 ml ब्लड आपका वापस से चला जाएगा इफरेंट आर्टरियोल से। 0.1% ही हमारा यहाँ पे फिल्टर हो पाता है। अब जो ड्रग हमारी प्रोटीन से बाउंड हो चुकी है, किससे हो चुकी है? प्रोटीन बाउंड हो चुकी है, वो तो मेटाबॉलिज्म में आएगी नहीं, वो तो अपना एक्शन, अभी तो वो प्रोटीन के साथ बंधी हुई है। तो फ्री बाउंड ड्रग हमेशा हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए आती है, तो प्रोटीन बाउंड ड्रग तो हुआ नहीं। हाईली लिपोफिलिक ड्रग,
हाईली लिपोफिलिक ड्रग। अगर ग्लोमेरुलस से फिल्टर करना है आपको मटेरियल को, तो आपको मटेरियल हाइड्रोफिलिक चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हाईली लिपोफिलिक का। ऑल ऑफ दी अबव तो बिल्कुल नहीं, तो आंसर है नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग, क्योंकि नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग फ्रीली अवेलेबल होगी। अगर ड्रग फ्रीली अवेलेबल है तो वो एक्शन प्रोड्यूस करेगी, फिर जाके मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होगी फिर एक्सक्रीट आउट होगी, तो आंसर है हमारे पास नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम ड्रग्स आर एलिमिनेटेड वाया जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या मिक्स्ड ऑर्डर। अब देखो काइनेटिक्स होती है, ऑर्डर या फिर रेट्स होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब देखो ये काइनेटिक्स है कि मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस, जैसे कि क्लियरेंस हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया, उसके बेसिस पे। तो हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होगी वो ज्यादातर हमारी कौन से ऑर्डर से चलती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से चलती है। अब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में एक बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जब एलिमिनेशन होगी ड्रग की, मान लो आपने 100 mg ड्रग ली, जब आपकी ड्रग की एलिमिनेशन होगी तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हम 20 मिनट का टाइम मान के चले या फिर 10 मिनट का टाइम मान के चले, तो हर 10 मिनट में एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, मान लो 5 mg ड्रग हर 10 मिनट में एक्सक्रीट होगी या रिमूव होगी। वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन रहता है, अमाउंट नहीं रहता, यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन रहेगा कि 1/8 या फिर 1/4 या फिर 1.1 अपॉन हाफ ड्रग, इतनी आपकी एलिमिनेट होगी पर यूनिट टाइम, मतलब हर 10 मिनट में 1/4 प्रोपोर्शन ड्रग का एलिमिनेट होगा। अब इसमें अमाउंट वेरी कर सकता है लेकिन फ्रैक्शन वेरी नहीं करेगा, यहाँ पे अमाउंट वेरी बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे बेस्ट तरीके से आपको समझाया जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, इससे इजी वे में एमसीक्यूज में नहीं समझा सकते। नेक्स्ट आ जाओ क्लियरेंस। क्लियरेंस इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कांस्टेंट और वेरीज अकॉर्डिंग टू दी ड्रग। क्लियरेंस का मतलब कि हमारे जो ड्रग है वो कितनी क्लियर आउट या फिर बॉडी से कितनी रिमूव आउट हो रही है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने आपको एक चीज बोली कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, क्या है हमारे पास, ड्रग का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्लियरेंस क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो क्लियरेंस रहेगा वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियरेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, जो क्लियरेंस रेट है कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड, कांस्टेंट अमाउंट, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट अमाउंट है, फ्रैक्शन नहीं है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, हॉफमैन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हॉफमैन एलिमिनेशन समझ लो। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी मान लो एक्स ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये ड्रग मॉलिक्यूल किसी भी नेचर का हो, इसको हॉफमैन एलिमिनेशन या फिर एक तरीके का हमारा केमिकल रिएक्शन होती है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट हमारे ज़्यादातर एल्कीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट्स हमारे ज़्यादातर एल्कीन होते हैं, प्लस या फिर क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली हाईली आयनिक नेचर के होते हैं या फिर आयनिक नेचर के होते हैं। अब ड्रग एलिमिनेट करनी है तो आयनिक नेचर की करनी पड़ेगी, तो आयनिक नेचर हम हॉफमैन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, और ये किसका प्रोसेस है, ड्रग एलिमिनेशन का। हॉफमैन एलिमिनेशन में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एट्राक्यूरियम का, एट्राक्यूरियम से एट्राक्यूरियम, ये सारी जो हमारी ड्रग्स है ये सारी हॉफमैन एलिमिनेशन को ही फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, टाइम एट विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम्स 50%, मतलब 50% होगी, आपने 100 mg ड्रग ली, ऐसा टाइम जहां पे आपकी बॉडी में जो ड्रग थी वो 50 mg रही, और जो आपकी बॉडीज में नहीं रही या फिर एलिमिनेट होगी वो भी 50 mg रही, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन हो गया। मतलब कि आपका जो प्रोपोर्शन है, जो तोला है आपका वो 50:50 हुआ, वो क्या होता है आपका
टी हाफ। क्या होता है वो? टी हाफ। टी हाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमें एक पर्टिकुलर ड्रग की एक्शन को देखने के लिए, एक्शन को स्टडी करने के लिए, उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मेटाबॉलिज्म के लिए हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े थे। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स? फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में हमारे पास ज्यादातर माइक्रोसोमल एंजाइम्स होती है। कौन सी एंजाइम्स होती है? माइक्रोसोमल, जैसे मोनोऑक्सीजनेस, साइटोक्रोम P450, ये सारी हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है या वहीं पे बनती है और वहीं से निकलती है। फेज 2 रिएक्शंस क्या होती है? फेज 2 रिएक्शंस में हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है और ज्यादातर नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन, इन्हें हम नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोसोम से के अलावा कहीं से भी, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है हमें ये, और हमें मिलती है ये साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होती है, जैसे अमाइडेस, ऑक्सीजनेस, ये सारी हमारी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में आ जाएगी। अब ये पूछा है कि फेज 2 की ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के मदद से होती है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन को छोड़ के बाकी सारी हमारे पास जो भी कॉन्जुगेशन रिएक्शन फेज 2 में रहती है वो सारी नॉन माइक्रोसोमल होती है। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस वीडियो के लिए आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।